अध्याय 2 शरीर घटकों का पंचभौतिक। अध्याय 1 में हमने शरीर की पूरी व्याख्या पढ़ ली थी। अब अध्याय 2 में शरीर के जो घटक है उनका पंचभौतिकत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शरीर के घटक हमने पढ़े थे कि दोष, धातु और मल होते हैं। अब इनका पंचभौतिकत्व हमें देखना है। सबसे पहले कि शरीर जो हमारा जो शरीर होता है, मनुष्य शरीर जो होता है वो खुद पंचमहाभूत से बना होता है। तो इसके जो घटक है वो भी पंचमहाभूत से बने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि दोषों का पंचभौतिक संगठन, की दोषों में कौन से पंचमहाभूत होते हैं। तो इसके लिए हमें एक टेबल मिलता है जो कि नीचे दिया गया है। तो इस टेबल में सभी आचार्यों ने अपना अपना मत दोषों के पंचभौतिक के लिए दिया गया है। जैसे कि अष्टांग संग्रह में आचार्य वृद्ध भागवत ने वात को वायु और आकाश महाभूत का संयोग से मिलकर बना हुआ है ऐसा माना गया है। पित्त के लिए अग्नि महाभूत माना गया और कफ के लिए जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने वात को वायु, पित्त को अग्नि और कफ को सोम ये माना है। आचार्य चक्रपाणी एवं डल्हन के मतानुसार वात को वायु, पित्त को अग्नि और कफ को सोम ये माना है। आगे हम देख रहे हैं अभी धातुओं का पंचमहाभौतिक संगठन। इसके लिए भी हमें नीचे टेबल मिल जाते हैं अलग अलग आचार्यों के अनुसार। सबसे पहले आचार्य चक्रपाणी, इन्होंने रस धातु में किसी भी महाभूत को नहीं माना है। रक्त में तेज और जल महाभूत, मांस में पार्थिव महाभूत मतलब पृथ्वी महाभूत, मेद में जल और पृथ्वी महाभूत, अस्थि में पृथ्वी और वायु महाभूत, मज्जा में जल महाभूत और शुक्र में जल महाभूत। आचार्य डल्हन अनुसार रस में जल महाभूत, रक्त में अग्नि महाभूत, मांस में पृथ्वी महाभूत, मेद में जल और पृथ्वी महाभूत, अस्थि में पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत, मज्जा में जल महाभूत, शुक्र में जल महाभूत। आगे हम पढ़ते हैं मल का पंचभौतिक संबंध। शरीर में मल 3 माने, मूत्र, पुरी, स्वेद। मूत्र में होता है जल महाभूत और अग्नि महाभूत, स्वेद में होता है जल महाभूत और पुरुष में होता है पृथ्वी महाभूत। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं लोक पुरुष की साम्यता, मतलब लोक और पुरुष की साम्यता। इसके लिए मैं आगे टेबल दिया गया है, लेकिन इस टेबल पे जाने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। लोक और पुरुष की साम्यता, इसके लिए श्लोक आता है यावंतो ही लोके भाव विशेषास्तवंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके इति। इस श्लोक का मीनिंग ये है कि इस लोक में अर्थात इस संसार में जितने भी मूर्तिमान भाव है, मतलब जो हम देख सकते हैं, वो सभी भाव हमें मनुष्य में अर्थात पुरुष में देखने मिलते हैं। और जितने भाव पुरुष में हैं वो सब इस संसार में है। आगे ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में कि जब संसार के चीज़ों को हम अपने अंदर देखते हैं तो इससे हमारी आत्मबुद्धि अर्थात सत्व जो गुण होता है वो बढ़ता है और आत्मबुद्धि भी हमारी उससे बढ़ती है। अब जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें लोकगत भाव और पुरुषगत भाव को जो सिमिलर है उसको कंपेयर करके बताया गया है। लोकगत भाव जो संसार में है और जो पुरुष में है। तो पहले पंचमहाभूत दे दिए 5। तो पंचमहाभूत से मिलने वाले मतलब शरीर में कौन सी चीज़ें होती है। तो पृथ्वी महाभूत मूर्ति, आप, क्लेद, तेज अभिसंताप, वायु प्राण, वियत सुशीर, ब्रह्म अंतरात्मा, ब्रह्म की विभूति अंतरात्मा विभूति, ब्रह्म विभूति प्रजापति, आत्मा विभूति मन, इंद्र अहंकार, आदित्य आदान, रुद्र रोष, सोम प्रसाद, वसु सुख, अश्विनी कुमार कांति, मरुत उत्साह, विश्वदेव इंद्रिय एवं इंद्रिय अर्थ, तम मुँह ज्योति ज्ञान, सृष्टि गर्भाधान, कृतियुग बाल्यावस्था, त्रेतायुग युवावस्था, द्वापर युग बुढ़ापा, कलयुग रोग होना, मतलब कलयुग में इंसानों को रोग होंगे और युगांत में जब युग खत्म हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अगला टॉपिक है त्रिगुण और त्रिदोष का संबंध। तो त्रिगुण होते हैं हमारे सत्व रजत तम और त्रिदोष है हमारे वात पित्त कफ। सबसे पहले इन्होंने त्रिगुण की उत्पत्ति का वर्णन किया है और आचार्य सुश्रुत अनुसार त्रिगुण की उत्पत्ति अव्यक्त से बताई है। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है अर्थात जो किसी से उत्पन्न न हुआ हो उसे कहा है अव्यक्त। ये सत्व रजतम से मतलब युक्त होता है। जब सत्व रजतम अपनी सम अवस्था में होते तो उसे ही प्रकृति कहा है आगे जाके। और अव्यक्त जो है अव्यक्त से उत्पन्न हुआ महत मतलब बुद्धित्व, ये भी त्रिगुणात्मक होता है। बुद्धित्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार मतलब होता है अभिमान। और अहंकार से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम। अहंकार ये जो 3 सात्विक राजसिक और तामसिक ये अहंकार है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार।
सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार आगे जाके बनाते एकादश इंद्रिया। एकादश इंद्रिया में कौन से आते हैं? पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन। और राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार ये आगे जाके बनाते हैं पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राएं आगे जाकर बनाते हैं पंच महाभूत। आगे इन्होंने त्रिगुण की व्याख्या की है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। सत्वगुण के बारे में कहा गया है कि यह निर्मल, प्रकाश स्वरूप एवं निर्विकार होता है, अतः यह मन को निर्मल और ज्ञानवान करता है और विकार रहित आनंदपूर्ण कर देता है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है वह व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से संपन्न, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से रहित, ओजस्वी, पवित्र, मैत्री भाव वाला, आस्तिक आदि विशेषताओं से युक्त है। मतलब कि यह जो व्यक्ति रहेगा ये सात्विक रहेगा, धार्मिक रहेगा, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करेगा, अहंकार से मुक्त रहेगा, चोरी नहीं करेगा, पवित्रता इसमें काफ़ी भरपूर्ण होगी। और आगे जाके जो ये सात्विक प्रकृति जो मानी गई है, सात्विक प्रकृति के आगे जाकर 7 भेद किए गए, जिसका नाम है ब्रह्मा, अर्श, इंद्र, याम्य, वारुण, कौबेर और गांधर्व। रजगुण के कहा गया है कि रागात्मक अर्थात आसक्ति में तृष्णा एवं विषय आसक्त होता है। यह मनुष्य को कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति की प्रकृति राजसिक होती है वह व्यक्ति लोभ, कार्य करने की अति प्रवृत्ति, नाना प्रकार की कामना उत्पन्न होती है। राजसिक प्रकार के व्यक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष एवं अहंकार से युक्त होते हैं। आगे जाकर राजसिक प्रकृति के 6 प्रकार बताए गए, जिसमें आते हैं आसुर, राक्षस, पैशाच, सार्प, प्रेत, शाकुन। तमगुण के बारे में, तमोगुण के लिए यह कहा गया है कि ये मनुष्य में निद्रा और आलस्य को उत्पन्न करता है और साथ ही अज्ञानता को भी उत्पन्न करता है। जो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति है वो नास्तिक होते हैं, अधर्म फैलाते हैं, अकर्मण्यता मतलब उनकी काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि तमोगुण का आलस्य उत्पन्न करता है, तो उनको अधिक निद्रा आती है। और आगे जाके इन्होंने तामसिक प्रकृति के 3 प्रकार दिए, पाशव, मात्स्य और वानस्पत्य। इस प्रकार सत्व को लघु, प्रकाशक अर्थात ज्ञान देने वाला, और रज को अव्यवस्थित गति में संयोग के कारण, और तम आवरण के कारण गुरुभाव वाला माना गया है। मतलब कि सत्व ज्ञान रूप, रज क्रियाशील और तम उपादान शक्ति से परिपूर्ण कहा गया है। त्रिगुण और त्रिदोष के संबंध को आगे डिस्क्राइब करते ये कह रहे हैं कि जो त्रिगुण थे हमारे सत्व, रज, तम, इसमें ये कह रहे हैं कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मन होता है, और जो मन है वो सूक्ष्म होता है। आगे ये कह रहे हैं कि त्रिगुण का जो असर होता है, जो प्रभाव होता है, वो त्रिदोष पर भी पड़ता है शरीर में। इस संबंध को बताते हुए ये कहते हैं कि वात दोष में रजगुण, पित्त दोष में सत्वगुण तथा कफ में तमगुण की प्रधानता होती है। और इसी के कारण जो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, इनमें इन गुणों के कारण साम्य अवस्था में वो गुण दिखाई देते हैं। जैसे जो वात प्रकृति का जो पुरुष होता है उसमें क्रियाशीलता, पित्त प्रकृति का जो पुरुष होता है उसमें सत्व और ज्ञानवानता, कफ प्रकृति के पुरुष में स्थैर्यता। इन्हीं गुणों के कारण नाना प्रकृतियों के पुरुष में भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती है। जैसे कि मेधा, स्मृति, तेजस्विता आदि गुणों का प्राधान्य होता है सत्वगुण में। जो वात प्रकृति वाला पुरुष होता है उसमें रजस गुण के कारण स्फूर्ति, कर्मण्यता आदि, और कफ प्रभावित तम के कारण शरीर में स्थिरता और धैर्य होता है। हमने जो ये पढ़ा कि मेधा, स्मृति, तेजस्विता आदि गुण होते हैं, ये पित्त प्रकृति वाले पुरुष में होते हैं, क्योंकि उसमें सत्वगुण की बहुलता होती है। आगे ये कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सत्व, रज, तम का उत्तम प्रभाव त्रिदोष पर दोषों की प्रकृत अवस्था तक रहता है। विकृति आने पर इनमें परिवर्तन दिखाई देता है। मतलब कि जब तक त्रिदोष अपनी समावस्था में है तब तक त्रिगुण का उनमें प्रभाव हमें दिखाई देगा। जब त्रिदोष अपनी विकृत अवस्था में चले जाएंगे तो ये जो गुण हमने पढ़े कि क्रियाशीलता है, जैसे वात अगर विषम हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो जो रज गुण हमने पढ़ा था वात के कंपैरिजन में, तो उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। आगे इन्होंने टेबल दे दिया पूरा समरी कि वात दोष में होता है रजगुण, पित्त दोष में होता है सत्वगुण और कफ में होता है तमगुण। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, त्रिगुण और महाभूतों का संबंध। हर महाभूत में त्रिगुण को माना गया है कि हर एक जो महाभूत होता है वो त्रिगुण से संपन्न होता है। तो आकाश महाभूत में सत्व, वायु में रज, अग्नि में सत्व एवं रज, जल में सत्व तथा तम, और पृथ्वी में तम महाभूत माना गया है, तम गुण माना गया है।